हेलो। 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 देखिए आपका देखिए आपका टीपीए चल रहा था और टीपीए में जो सामान्य बातें थी कल आपका पूरा कर दिया गया था लिखवा के। और आपका भी परम कर्तव्य है कि इन बातों को रट्टा मारिए और कोई उपाय नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपका टीपीए शुरू करते हैं अब आपका बेयर एक्ट से। यानी कि अब आपका जो शुरू किया जाएगा बेयर एक्ट से शुरू किया जाएगा। और आपका भाई शनिवार को लिखवाया जाएगा। मैंने आपका आज बृहस्पतिवार है, कल तक लेक्चर चलेगा। जो भी लिखवाना रहेगा शनिवार को 2-3 घंटा लिखवाया जाएगा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरा करना है, उसके बाद देख ले रहे हैं कौन लिखवाना है, सब्जेक्ट बता देंगे कल। आपका देखिए सेक्शन 1 से अब शुरू कर रहे हैं। यानी कि जब भी कोई कानून पढ़िए तो सबसे पहले उसका प्रियम्बल पढ़ा जाता है। यानी कि आप उद्देशिका पढ़ेंगे किसी भी कानून की, प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देशिका से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। आपका भी बिहार एपीओ में भी एक क्वेश्चन बनाया था और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बनता है। थोड़ा कोरिलेट करके भी हमें चलना है। आखिर प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना देने का मतलब क्या होता है और प्रस्तावना क्यों दी जाती है। तो कोई कानून जिन उद्देश्यों के लिए, जिन लक्ष्यों के लिए बनाया जाता है, उन लक्ष्यों या उद्देश्यों या एम कहिए, पर्पज कहिए या उस ध्येय कहिए, उन ध्येयों का उल्लेख प्रियम्बल में रहता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है। संविधान में प्रियम्बल है। तो आखिर संविधान किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया। अगर हम पूरा संविधान न पढ़ें, केवल प्रियम्बल पढ़ लें, तो हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारा संविधान कैसा होगा और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। इसीलिए आपका दो विद्वानों ने आपका कुंजी या की कहा है संविधान की उद्देशिका को, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा जस्टिस हिदायतुल्लाह। तो ये क्वेश्चन विद्वान का तो नाम लेकर नहीं पूछा बिहार में, लेकिन ये जरूर पूछ लिया कि संविधान का प्रियम्बल किसे, नहीं, संविधान की कुंजी किसे, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा था। तो कुंजी पूछे तो क्या आप मारेंगे, आपका संविधान की उद्देशिका। तो भाई अगर अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविधान की उद्देशिका को कुंजी किसने कहा, तो आपका अभी लिखवा देंगे। तो दो विद्वानों ने कहा, कौन कौन विद्वान है। तो पहला आपका माने विद्वान क्या, आपका एक जज ने कहा और एक नेता ने। तो नेता कौन कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जज कौन कहे थे, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह। ये रट कर जाना है। इसी प्रकार आपका जो यूपी एपीओ में आपका क्वेश्चन बना है वह एविडेंस से बना है कि एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आपका साक्ष्य संबंधी विधि को आपका परिभाषित करना, संशोधित करना और समेकित करना, ये तीनों उद्देश्य किसका है, एविडेंस एक्ट का। ये आपका यूपी एपीओ में बना। अब आपका टीपीए में क्या प्रियम्बल है, तो टीपीए का प्रियम्बल निकाला जाए और इसको समझा जाए। देखिए भाई आपका
जहाँ तक टीपीए के प्रियम्बल की बात है, आइए प्रियम्बल देखा जाए क्या कहता है। हेडिंग देखिए, आपका लिखा गया है पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को संशोधित करने के लिए अधिनियम। यानी कि ये शुरुआती दौर में लिखा है कि अब इसी पर आपका 2-3 क्वेश्चन निकालने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बैठिए हो आगे, उधर बैठ जाइए आराम से, जगह तो है। यानी कि जो भी ट्रांसफर टीपीए के तहत किया जाएगा, पार्टी के एक्ट द्वारा किया जाएगा, पक्षकारों के कार्य द्वारा किया जाएगा। अब यही आपका पहला क्वेश्चन बना कि क्या कानून द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा या ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा ट्रांसफर का प्रावधान टीपीए में है कि नहीं, तो सामान्यतः नहीं है। लेकिन दो ऐसे प्रावधान हमने बार बार बताए हैं जहां की कानून द्वारा ट्रांसफर होता है। एक हमने बता रखा है सेक्शन 57, और दूसरा याद करके जाइएगा अध्याय 4, यानी कि चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपका कह सकते हैं कि मार्गेज या बंधक हैं 58 से लेकर 104 तक। यहाँ जो जे में आपका क्वेश्चन बना है और कल लिखवाया भी गया था कि भार होता है पक्षकारों के कार्य द्वारा, कानून के प्रवर्तन द्वारा, यानी कि विधि की क्रिया द्वारा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जब सेक्शन 57 आए या अध्याय 4 पूछे तो दोनों मार कर आइएगा। यानी कि जो अंतरण होता है वह पक्षकारों के कार्य द्वारा भी होता है और कानून द्वारा भी। और आपका अध्याय 4 और सेक्शन कौन हम बताए हैं लगातार 57। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में आ चुका है। अब पक्षकारों के कार्य द्वारा, तो दूसरा इस पर आपका प्रियम्बल पर बनाना है कि भाई पक्षकारों के कार्य द्वारा ट्रांसफर तो जीवित पक्षकारों के द्वारा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक पक्षकार मर गया हो और एक जिंदा हो। तो आपको सेक्शन 5 भी याद रखना है, इंटर वाइवस। अब जितना पढ़ाया गया है उसको हमेशा दिमाग में बैठाए रहिए और क्वेश्चन का मॉडल वहीं से निकाला जाएगा। तो हमने सेक्शन 5 भी लिखवाया है कि इंटर वाइवस का प्रिंसिपल या आपका जो भी अंतरण होगा जीवित व्यक्तियों के बीच होगा, ये किस सेक्शन में प्रावधानित है, 5 में। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर एक बार बैरक देखिए प्रियम्बल, पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित। तो संपत्ति का अंतरण कहाँ परिभाषित है, 5 में। किस सेक्शन में, 5 में। से संबंधित विधि को संशोधित करने के लिए अधिनियम। संशोधित का मतलब कि पुराने जो कानून हैं उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए ये कानून बना। अब देखिए इसके बाद आपका हेडिंग दी गई है, ये ऊपर लिखा है एक लाइन बेयर एक्ट में शुरुआती दौर में। इसके बाद हेडिंग दी गई है प्रियम्बल या उद्देश्य का, या इसी को प्रस्तावना कहते हैं। देखिए प्रस्तावना से इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है। देखिए क्या कहता है, पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए। तो फिर आपका वही कहानी, पक्षकारों के कार्य द्वारा, यानी कि आपका जो ट्रांसफर टीपीए में होगा वह आपका पार्टी के एक्ट द्वारा होगा, कानून द्वारा नहीं। लेकिन इसका फिर हम बता रहे हैं, दो अपवाद लगातार बताया जा रहा है, एक 57 और दूसरा अध्याय 4। अगला शब्द देखिए, पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित। संपत्ति अंतरण से संबंधित, तो तुरंत दिमाग यहाँ लगाना है कि
संपत्ति अंतरण या प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो सेक्शन 5। संपत्ति अंतरण से संबंधित माने उससे रिलेटेड विधि के कतिपय भागों को, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, विधि के यानी कि संपत्ति अंतरण से संबंधित जो कानून है उसके कतिपय भागों, सम पार्ट, कतिपय न आए तो लिख लीजिए कुछ, भाई न आए तो बैरक पर लिख लेना है। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बना है इंटरव्यू में कि क्या टीपीए संपत्ति अंतरण से संबंधित मामलों में एब्सोल्यूट या पूर्ण है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा पूर्ण नहीं है। क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? क्योंकि टीपीए का प्रियम्बल ही हमें बताता है कि ये जो टीपीए है आपका संपत्ति अंतरण से संबंधित सभी बातों का प्रावधान नहीं करती, केवल कतिपय भागों का यानी कि कुछ भागों का ही प्रावधान करती है। अर्थात टीपीए प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से के संबंध में पूर्ण प्रावधान नहीं करती। अन्य कानून भी हैं जो संपत्ति अंतरण से संबंधित हैं। अब ये आया कि भाई टीपीए पूर्ण प्रावधान नहीं करती, तो कुछ ही प्रावधान करती है, तो किसका प्रावधान करती है? तो फिर एक बार याद रखिए, टीपीए में कितने प्रकार के स्पेसिफिक ट्रांसफर हैं लिखवा गया है, कितने प्रकार के विशिष्ट आपका अंतरण दिए गए हैं, 3, 4, 5, 6 और 6 याद रखिए। फिर धारावाहिक यही पढ़ने की स्टाइल है, शब्द पकड़िए और उसी शब्द पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक लाइन में बनाते हुए निकला जाए। तो आपका अध्याय 3 सेल के बारे में है, विक्रय के बारे में है। सेक्शन 54 से लेकर 57 केवल किसका विक्रय यहाँ आपका गवर्न होगा, चल संपत्ति का कि अचल? केवल अचल। इसके बाद आपका अध्याय 4 आता है बंधक के बारे में, दूसरा संव्यवहार, क्योंकि 6 हमें बताना है एक लाइन। सेक्शन 58 से लेकर 104 तक, और ये केवल अचल संपत्ति के बारे में है। फिर पट्टा आता है, तीसरा संव्यवहार 105 से लेकर 117 तक, ये भी केवल किस प्रॉपर्टी के बारे में है, अचल। फिर आपका विनिमय या एक्सचेंज आता है 118 से लेकर 121 तक, ये चल अचल दोनों के बारे में है। फिर हिबा या गिफ्ट या दान आता है 122 से लेकर 129 तक, ये 5वां संव्यवहार है और ये चल अचल दोनों के बारे में है। फिर एक्शनेबल क्लेम आता है, अनयोज्य दावा लास्ट में, और आपका चल संपत्ति का यानी कि अनयोज्य दावा 130 से लेकर 137। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टीपीए के तहत केवल 6 प्रकार के स्पेसिफिक ट्रांसफर दिए गए हैं, तो अन्य ट्रांसफर कहाँ जाएंगे ये भी यहाँ समझना है। देखिए, अगर उत्तराधिकार का मामला है तो इसके लिए पर्सनल लॉ बना है। हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और मुस्लिमों के लिए उनका परंपरागत नियम, और एक और बना है कानून आपका जो उत्तराधिकार के लिए सामान्य कानून है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। यानी कि अन्य मामले वहां जाएंगे। यानी कि विधि के कतिपय भागों हमने बताया, देखिए आगे, विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आवश्यक है। यानी कि समीचीन है का मतलब हुआ कि वर्तमान समय में क्या है, आवश्यक। तो टीपीए का उद्देश्य क्या है, आपका कह सकते हैं कि संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कुछ भागों को क्या करना है, परिभाषित करना,
संशोधित करना तो परिभाषा धारा 3 में दी गई है, और संशोधन का मतलब कि जो पुराने कानून थे उसमें क्या किया गया है, कुछ बदलाव। अब यहाँ आपका क्वेश्चन देखिए कैसे मने आयोग बना रहा है प्री में, कि निम्नलिखित में से कौन टीपीए का उद्देश्य नहीं है? परिभाषित करना, संशोधित करना, आपका समेकित करना, उपर्युक्त सभी। तो कौन उद्देश्य नहीं है? हाँ, यही पॉइंट पकड़िए, कौन नहीं है? समेकित करना, कंसोलिडेट करना, एकत्रित करना। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अंतरणों को टीपीए के तहत एक जगह एकत्र नहीं किया गया है, कुछ ही अंतरणों को किया गया है। और अभी बताया गया कितने प्रकार के केवल ट्रांसफर, 6। अब समेकित जैसे ही शब्द आया, आपको पीटी के लिए लिखवाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, पिछली बार यूपीजे में भी आया कि किन किन धाराओं में दिया गया है। तो 2 धाराएं रट्टा मार कर जाइए, 61 में और 67A। भाई एलएलएम का जिनका एग्जाम है वहाँ भी काफ़ी काम करेगा। 61 में, और दूसरा कौन सी धारा है? 67A लिखवा गया था इसको। इसको भाई लिख लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए, जितना पढ़ा जाए उसको लिखो। इसको लिख लीजिए, आपका पुराना लिखवा भी गया है, लेकिन फिर एक बार जो लोग न लिखे हों भाई अपना लिख लें। आपका हेडिंग डाल लीजिएगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। जो लोग ना लिखे लिखिए भाई 2-2 4-4 लाइन। ये केवल प्री और इंटरव्यू में आएगा, मेंस में नहीं आएगा, बता दिया जाए। इसमें लिखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम का उद्देश्य, संपत्ति अंतरण अधिनियम का उद्देश्य पक्षकारों के कार्य द्वारा पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कुछ भागों को, आसान भाषा में लिखवा रहे हैं, विधि के कुछ भागों को परिभाषित तथा संशोधित करना है। विधि के कुछ भागों को परिभाषित एवं संशोधित करना है। पैराग्राफ चेंज करके इसकी व्याख्या लिखिए। ये तो आपका बेरक की भाषा रही, व्याख्या लिखिए भाई। टीपीए संपत्ति अंतरण से संबंधित मामलों में, टीपीए संपत्ति अंतरण से संबंधित मामलों में पूर्ण प्रावधान नहीं करती। पूर्ण प्रावधान नहीं करती। केवल 6 प्रकार के, केवल 6 प्रकार के अंतरण ही इसके अंतर्गत आते हैं। केवल 6 प्रकार के अंतरण ही इसके अंतर्गत आते हैं। अतः समेकित करना टीपीए का उद्देश्य नहीं है।
ये पूछ सकता, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अतः समेकित करना टीपीए का उद्देश्य नहीं है, माने कंसोलिडेट करना। समेकित करना टीपीए का उद्देश्य नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। किसी भी कानून की उद्देशिका, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। किसी भी कानून की उद्देशिका में उन लक्ष्यों का वर्णन किया जाता है। किसी भी कानून की उद्देशिका में उन लक्ष्यों का वर्णन किया जाता है जिनकी पूर्ति के लिए वह कानून बनाया जाता है। जिनकी पूर्ति के लिए वह कानून बनाया जाता है। उद्देशिका को उस कानून की कुंजी कहा जाता है। इसी लाइन में लिखिए, उद्देशिका को उस कानून की कुंजी कहा जाता है। उद्देशिका को उस कानून की कुंजी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका को कोरिलेट करा दिया जाए थोड़ा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा जस्टिस हिदायतुल्लाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा जस्टिस हिदायतुल्लाह ने संविधान की कुंजी कहा है। कि संविधान की कुंजी कहा है। इस प्रकार आपका प्रियम्बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं और बिहार में आया भी था वो बताया गया। अब हेडिंग डालिए चैप्टर 1, अध्याय 1, टीपीए का अध्याय 1। हेडिंग डालिए प्रारंभिक या सामान्य बातें। प्रारंभिक या सामान्य बातें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक, धारा 1 से लेकर आपका 4 तक सामान्य बातें दी गई हैं। तो शुरुआती दौर में सामान्य बातों में होता क्या है, एक तो आपका कानून का नाम दे देगा, कानून का विस्तार दे देगा, कानून कब लागू हुआ देता है और कुछ परिभाषाएं दे देता है। तो टीपीए में भी यही बातें समाहित हैं। किस अध्याय में? 1 में। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए धारा 1। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 1। हेडिंग डालिए संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार। संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार। देखिए आपका यानी कि किसी भी कानून का क्या नाम रहेगा संक्षिप्त, वह किस एरिया में लागू होगा और कब से वह लागू किया गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है कि टीपीए की प्रवर्तन तिथि या प्रारंभ की तिथि बताइए। ये क्वेश्चन उत्तराखंड से लेकर कई राज्यों में बना है। जब भी ये आपका, तो लिख लीजिए इसको भाई, आपका तीनों लिखिए, एक एक लाइन लिखिए। इस कानून का संक्षिप्त नाम
संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 होगा। इस कानून का शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 होगा। अब तुरंत आपका कोरिलेट करके लिखना है और एक नियम भी बना लेना है। सामान्यतः किसी भी कानून की धारा 1 में उसका नाम दिया रहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कानून है जहां के अनुच्छेद 1 में नाम नहीं दिया गया है संविधान का, लेकिन लास्ट में नाम दिया गया है। तो फिर पिछली बार का जे का क्वेश्चन कि संविधान का नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 393 में, यानी कि 393। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भारत के संविधान का नाम, भारत के संविधान का नाम अनुच्छेद 393 में दिया गया है, अनुच्छेद 393 में दिया गया है। देखिए, प्रयास ये करना है कि रोज 8-8, 10-10 क्वेश्चन पढ़ाते समय किस राज्य में कैसा मॉडल बना है वह भाई पढ़ते रहना है। और अब तक हमने आज 3 क्वेश्चन जो बने हुए हैं लेटेस्ट, यानी कि यूपी जे में ये बना, कुंजी आपका कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ बनी थी, आपका बिहार एपीओ में बना था, और आपका पिछली बार हरियाणा जे में प्रारंभ की तिथि पूछा गया था। तो नाम पहले याद रखिए, नाम के बाद लिखिए प्रारंभ या आरंभ या प्रवर्तन भी कहते हैं, प्रारंभ। तो टीपीए किस तारीख से प्रारंभ हुई, किस तारीख से लागू हुई, तो लिखिए 1 जुलाई 1882। डेट लिखिए नीचे। टीपीए का प्रारंभ, टीपीए का प्रारंभ 1 जुलाई 1882 को हुआ। ये आपका कई बार क्वेश्चन बना है, ये भी उत्तराखंड भी बनाया है, यूपी भी आपका बना चुका है, आपका हरियाणा भी बनाया है, बिहार भी, यानी कि लगभग हर एक जगह ये क्वेश्चन एक बार कम से कम आया है। तो आपका अब जितने कानून 7-8 मेन हैं वे कब लागू हुए आपका ज़रूर उसको लिख लीजिए। और चूंकि वर्तमान समय में आपका उत्तराखंड एपीओ है ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपका छत्तीसगढ़ है, तो कम से कम 5-6 कानून मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग पिछली बार न लिखे हैं एक बार लिख लें। आपका सबसे पहले हम बता रहे हैं आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। तो जो लोग डाले हैं फार्म जरूर याद रखिए, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ, तो 19 मार्च, यानी कि 19 मार्च 2008 को। कब लागू हुआ, 19 मार्च 2008। इसके बाद आपका पूछा जाता है आईपीसी कि आईपीसी कब लागू हुई, तो 1 जनवरी 1862, यानी कि 1 जनवरी 1862। फिर एविडेंस पूछा गया है कई बार कब प्रवर्तन हुआ, तो 1 सितंबर 1872। फिर कॉन्ट्रैक्ट कब लागू हुआ, इसी तारीख को 1 सितंबर 1872। इसके बाद सीपीसी पूछा जाता है 1 जनवरी 1909 और सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974। कब लागू हुई सीआरपीसी, 1 अप्रैल 1974। तो कम से कम आपका कर्तव्य है कि इन कानूनों को क्या करिए, याद करिए और रट डालिए कि कब कौन लागू हुआ। जहाँ तक विस्तार की बात है, आपका टीपीए का विस्तार बहुत उलझाऊ है, बहुत समय भी लगता है, वो पढ़ना नहीं है,
बस ये जानिए कि विस्तार में आपका लगभग पूरे भारत में लागू है, चाहे साम्य के आधार पर ही लागू हो। और वर्तमान समय में उत्तराखंड एक बार क्वेश्चन बनाया है कि भारत के किस पड़ोसी देश में टीपीए के लागू नहीं है, तो वह नेपाल है। एक लाइन लिखिए, नेपाल एक ऐसा देश है जहां टीपीए लागू नहीं है। यानी ये प्रावधान कई जगह लागू है। लिखिए नेपाल नेपाल एक ऐसा देश है जहां टीपीए लागू नहीं है। तो एक बार आपका उत्तराखंड एक क्वेश्चन बनाया है। आइए अब सेक्शन 2 लिखिए भाई, आपका अधिनियमों का निरसन। सेक्शन 2 आ जाइए। लिखिए आपका अधिनियमों का निरसन, यानी कि एक्ट को रिपील करना। नो आए भाषा तो आसान भाषा में बेर एक्ट पर भी लिख लीजिए। अधिनियमों का निरसन, निरसन मने समाप्त करना। फिर आपका दिया है किन्हीं अधिनियमितियों, प्रसंगतियों, अधिकारों, दायित्वों इत्यादि की व्यावृत्ति। व्यावृत्ति मतलब बचत, बचत मतलब सेविंग। यानी कि धारा 2 का 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि कुछ कानूनों को समाप्त किया गया है, तो दूसरा पहलू ये है कि आपका कुछ कानूनों को बचाया भी गया है। अब आपका फिर एक बार देखिए, इसका इतिहास थोड़ा बताना पड़ेगा। यानी कि सेक्शन 2 जो चल रहा है ये प्री में आता है और इसमें 2-3 टेक्निकल बातें महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन इसका पहले आप इतिहास देखिए। देखिए 1882 के पहले अंग्रेजों ने क्या काम किया था। तो अंग्रेजों ने आपका जो राज्य थे अलग अलग, उनके लिए संपत्ति से संबंधित अलग अलग कानून बनाया था। यानी कि अंग्रेज बॉम्बे के लिए अलग कानून, मद्रास के लिए अलग संपत्ति का कानून, कलकत्ता के लिए अलग कानून। यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में अलग अलग कानून बनाए थे अंग्रेज 1882 के पहले। और उन कानून, वे कानून वहाँ अप्लाई होते थे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि पूरे भारत के लिए क्यों न एक जैसा कानून बना दिया जाए। तो 1882 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूरे भारत के लिए कानून बनाया। अब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि उन क्षेत्रों में तो छोटे छोटे कानून पहले से थे और पूरे भारत के लिए टीपीए बना दिया गया, तो उन कानूनों का क्या होगा। यानी कि जो पहले से कानून बने हैं और उन क्षेत्रों में लागू है, तो उन कानूनों का क्या होगा। तो इसके लिए टीपीए में एक शेड्यूल दिया गया है, एक अनुसूची दी गई है। और जो छोटे छोटे कानून थे वह पूरी तरह उस राज्य में समाप्त कर दिए गए कि उसका कुछ अंश किया गया। ये स्पष्ट रूप से अनुसूची में लिखा गया है। यानी कि जो छोटे छोटे कानून थे, याद रखिए, कुछ कानून पूरी तरह क्या कर दिए गए, उस राज्य से समाप्त, और वहाँ पूरी तरह क्या लागू हो गई, टीपीए। और कुछ कानून पूरी तरह समाप्त नहीं किए गए, उसका कुछ पार्ट या कुछ धाराएं या कुछ चैप्टर समाप्त किए गए। और जो चैप्टर समाप्त नहीं किए गए वे चैप्टर वहाँ लागू रहे। यानी कि कुल मिलाकर कुछ बातों को क्या किया गया, समाप्त भी किया गया, तो कुछ बातों को बचाया भी गया है। दोनों काम किया गया है। किस धारा में ये किया गया है, तो आपका सेक्शन 2 में।
अब इसी को आपका कोरिलेट करके पढ़ना है। और आपका रिपील एंड सेविंग आपका और किस किस कानून में है, तो दो तीन कानून कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, जब ये पढ़िए आर्टिकल 395, और दूसरा आपका सीआरपीसी पढ़िएगा लास्ट सेक्शन 484। फिर एक बार देखिए संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत हमारी संविधान सभा ने दो कानूनों को रिपील किया, लेकिन एक सेविंग भी की, और वही सेविंग जाकर बिहार जे में बना दिया। यानी कि आज का चौथा क्वेश्चन जो यूपी जे या बिहार जे या और कहीं आया है, ये बना कि किन दो कानूनों को संविधान सभा ने समाप्त या रिपील निरसित किया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन एक कानून को बचाया और वह प्रिवी काउंसिल को बचाया, तो तुरंत बिहार अटैक किया जे में आपका अटैक ये किया कि प्रिवी काउंसिल के निर्णयों को कहाँ संरक्षण दिया गया है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है आज भी भारत में लागू रहने का। तो कई लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन यहाँ बताया गया था पहले भी कौन सा आर्टिकल है, 395। यानी कि दो कानून को समाप्त किया गया, लेकिन एक कानून को क्या किया गया, बचा भी गया। सेम उसी प्रकार सीआरपीसी की जो लास्ट धारा है आपका 484 के तहत पुरानी जो सीआरपीसी थी 1998 वाली, उसको रिपील किया गया और नई सीआरपीसी को लागू किया गया। लेकिन पुरानी सीआरपीसी उस समय तक मैंने कुछ प्रोटेक्शन भी दिया गया कि जो पुराने मामले थे या अपील इत्यादि, तो पुरानी सीआरपीसी से चलेगी। यानी कि आपका कुछ मामलों में पुरानी सीआरपीसी लागू रही, भले नई सीआरपीसी क्या हो गई हो, लागू हो गई हो। आप एक बार जाकर सीआरपीसी की धारा 484 जरूर पढ़ लीजिएगा। उतना हम डिटेल में यहाँ कोरिलेशन में नहीं बता सकते। तो अब देखिए आपका, यानी कि आपका सेक्शन 2 में कुछ कानूनों को समाप्त भी किया गया है, तो कुछ कानूनों को बचाया भी गया है। ये भी हो सकता है कि कानून का कुछ हिस्सा समाप्त किया गया हो और कुछ हिस्सा क्या हो, बचाया गया हो। अब इसका निर्धारण हम कहाँ से करेंगे, तो आपका स्पष्ट रूप से मैं लगातार बता रहा हूँ कि टीपीए में अनुसूची है और अनुसूची में लिस्ट दी गई है कि कौन पुराने कानून पूरी तरह रिपील है और कौन धाराएं, किसकी कुछ धाराएं या कुछ चैप्टर, यह स्पष्ट वहाँ क्या किया गया है। अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, कहाँ लिखा गया है अनुसूची में। वैसे उतना अंदर तक पूछना नहीं चाहिए, लेकिन भाई वर्तमान समय का जो कंपटीशन है वह बदल गया है। जहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो फालतू है, तो आयोग जबरदस्ती क्या कर रहा है, वहीं से क्वेश्चन बना रहा है। तो पहले इतना समय नहीं लगता था पढ़ाने में, लेकिन अब दिक्कत यह है कि भाई फालतू क्वेश्चन भी हमें भी बताने पड़ते हैं, क्योंकि लड़का वो क्वेश्चन घर पर पढ़ता ही नहीं और 2 नंबर 4 नंबर से रुक जा रहा है। समस्या ये आ गई है कि जहाँ से नहीं बनता था वहीं से अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन बनाया जा रहा है। भाई धारा 2 से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। बेयर एक्ट देखा जाए, देखिए आपका बेयर एक्ट भाई देखा जाए आपका, अब धारा 2 का
सब लिखवा जाएगा, पढ़ा दिया जाए पूरा। तो देखिए, उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का तत्समय विस्तार हो, वे अधिनियमितियां यानी कि वे कानून, अधिनियमितियां माने एक्ट हुआ, वे कानून जो एतद एतद उपाबद्ध, एतद उपाबद्ध माने इसके साथ जुड़ी हुई, ना है तो लिख लेना है। एतद उपाबद्ध मतलब इसके साथ क्या जुड़ी हुई, अनुसूची में भी निर्दिष्ट है। अभी हमने बताया, अर्थात लास्ट में आपका जब 137 धाराएं पढ़ लेंगे उसके बाद से शेड्यूल दिया गया है। तो वे अधिनियमितियां जो इस कानून के साथ माने क्या है जुड़े हुए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। विनिर्दिष्ट है मतलब स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है का मतलब विशिष्ट रूप से दिया गया है, स्पेशल रूप से दिया गया है। कहाँ दिया गया है? शेड्यूल में। अगला शब्द देखिए, उनमें वर्णित विस्तार तक निरसित हो जाएंगे। तो अभी हमने कंसेप्ट बनाया कि क्या पुराने सभी कानून समाप्त हो जाएंगे कि अनुसूची में जिस विस्तार तक उनका उल्लेख है, बताइए। हाँ, अनुसूची में जिस विस्तार तक उसका क्या है उल्लेख, वहां तक वह क्या हो जाएंगे? रिपील। कौन कानून? जो 1800 क्या बने थे 82 के पहले। भाई रटे रहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। किंतु एतस्मिन् अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातें नीचे दी गई हैं जो माने इन पर प्रभाव नहीं डालेगी। टीपीए, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही टीपीए बन गया, पुराने कानून कुछ निरसित किए गए, लेकिन कुछ चीज़ों को बचाया भी गया, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि आपका जो नीचे बातें दी गई हैं उन पर इस निरसन का, इस अनुसूची का माने आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूची में जिस सीमा तक कानून दिए गए हैं उस सीमा तक वह कानून समाप्त हो गए, लेकिन कुछ आपका अधिकारों को, कुछ नियमों को बचाया भी गया। तो आखिर किन किन अधिकारों, किन किन दायित्वों को बचत किया गया है, सेविंग किया गया है, ये बेयर एक्ट में स्पष्ट आगे लिखा गया है। देखिए 4 पॉइंट दिए गए, अब एक एक आपको समझना है। देखिए पहला, एतत् द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित न निरसित किसी भी अधिनियमित के उपबंध। समझिए इसको, एतत् द्वारा इस प्रकार, अभिव्यक्त मतलब कि एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब लिखित में, मौखिक नहीं, किसमें? लिखित में। अभिव्यक्त रूप से न निरसित किसी अधिनियमित यानी कि एक्ट के प्रोविजन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टीपीए में अनुसूची है और उसमें जिन कानूनों को निरसित किया गया है या जिन कानूनों के जितने भाग को निरसित किया गया है वह तो समाप्त माने जाएंगे, लेकिन जिनको निरसित नहीं किया गया है तो क्या वे वर्तमान में बने रहेंगे कि वे भी समाप्त माने जाएंगे? तो वे क्या रहेंगे? बने रहेंगे कि समाप्त माने जाएंगे? बने रहेंगे, समाप्त नहीं। ये कहाँ बताया गया है? तो सेक्शन 2 के क्लाज ए में, ये सेविंग क्लाज चल रहा है। दूसरा देखिए सेविंग क्लाज भाई, किसी संविदा के या संपत्ति संगठन के कोई भी निर्बंधन और प्रसंगतियां जो इस अधिनियम के उपबंधों से
संगत और तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा अनुज्ञात है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी शर्तें हैं या उसकी प्रसंगतियां हैं और टीपीए के विरोध में नहीं है। तो आप लोग बताइए, अगर कोई संविदा से संबंधित कानून है, नियम है और वह टीपीए का विरोधी नहीं है, उससे टीपीए का टकराव नहीं हो रहा है, तो वह बना रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वह टीपीए का विरोधी नहीं है। अगला देखिए आपका तीसरा, इस अधिनियम के प्रवृत्त यानी कि लागू होने के पूर्व गठित किसी विधिक संबंध से उत्पन्न कोई अधिकार या दायित्व या किसी ऐसे अधिकार या दायित्व के बारे में कोई रिलीफ या अनुतोष। अब तुरंत फिर पॉइंट पकड़ना है। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व, तो भाई यह अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ, कब लागू हुआ, कब प्रारंभ हुआ? अभी लिखवाया गया था किस तारीख को? हाँ, 1 जुलाई 1882। तो 1 जुलाई 1882 के पहले जाना है, याद रखिए। 1 जुलाई 1882 के पहले आपका अगर किसी व्यक्ति को कोई राइट मिल गया था या उसकी कोई लाइबिलिटी थी, यानी कि उसे कोई अधिकार मिला था, उत्पन्न हो गया था, भाई सामयिक अधिकार नहीं, स्पष्ट लिखा गया है, अधिकार जो उत्पन्न हुआ हो वह साम्या से हुआ हो कि विधि से? स्पष्ट लिखा है बैरक में, किससे उत्पन्न हुआ हो? विधि से, साम्या से नहीं। फिर एक बार देखिए, 1 जुलाई 1882 के पहले अगर किसी व्यक्ति को विधिक संबंध के कारण कोई अधिकार मिला था या उस पर कोई लाइबिलिटी डाली गई थी, तो भले टीपीए बन गया हो, लेकिन 1 जुलाई 1882 के पहले के अधिकारों पर और दायित्वों पर टीपीए कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि वे अधिकार और दायित्व क्या रहेंगे? बने रहेंगे कि समाप्त हो जाएंगे? बने रहेंगे। केवल अधिकार दायित्व ही नहीं, एक और लाइन में इसमें बात लिखी गई है, केवल राइट और आपका लाइबिलिटी ही नहीं, बल्कि वे रिलीफ भी, यानी कि वे अनुतोष भी बचे रहेंगे, जो अनुतोष वह 1 जुलाई 1882 के पहले पा सकता था। अब पूरा एक साथ जोड़कर देखा जाए यानी कि 1 जुलाई 1882 के पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिल गया था या किसी व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी थी या उसे कोई रिलीफ या अनुतोष का दावा वह कर सकता था, मैंने उसको अधिकार मिल गया था, तो विधि से मिला था कि साम्या से? कानूनन। कानूनन यानी कि विधि से। तो वे अधिकार आज भी बने रहेंगे। टीपीए उन अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि आपका तीसरा सेविंग क्लाज रहा। चौथा देखिए आपका, चौथा मैं लगातार बता रहा हूँ। अब चौथा देखिए आपका सेविंग क्लाज। देखिए मैं अभी आपको बताया भी था और फिर एक बार वही कहानी बतानी पड़ेगी जो प्रियम्बल में बताया था। 4-5 बार हो चुका है, लेकिन अब बार बार आ रहा है तो भाई छोड़ा भी नहीं जा सकता। फिर एक बार 1 मिनट देखिए। आपका हमने बताया कि टीपीए के तहत जो अंतरण होगा वह पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा और पक्षकारों में भी पक्षकार इंटरवाइवस हो, यानी कि दोनों पक्षकार अंतरण के समय क्या हो? जीवित।
ये सेक्शन 5 भी बताता है, लेकिन इसका हमने अपवाद बताया जहाँ की अंतरण पक्षकार के कार्य द्वारा भी होता है और कानून द्वारा भी, यानी कि विधि द्वारा भी, विधि के क्रिया द्वारा, यानी कि क्रिया आ जाए तो भरम जाइएगा, विधि के क्रिया द्वारा, विधि के प्रवर्तन द्वारा। तो अभी पहले ही बताया गया था कौन सेक्शन कौन अध्याय है, तो अध्याय कौन है 4 और सेक्शन हमने कौन बताया 57। भाई रटिए कौन 57 सेक्शन अध्याय 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 57 सेक्शन के तहत और अध्याय 4 के तहत कानून द्वारा भी अंतरण होता है तो वह वैध होगा, और इसके अलावा जो भी अंतरण होगा टीपीए में वह कानून द्वारा नहीं होगा बल्कि किसके द्वारा होगा, विधि के प्रवर्तन द्वारा, यानी कि कानून द्वारा अंतरण को बचाया गया है। और कहाँ कहाँ आपका धारा 2 के किस क्लाज में आपका डी है, देखिए आपका ये डी चल रहा है, यानी कि इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि सामान्यतः टीपीए के तहत जो ट्रांसफर होगा वह पक्षकार के कार्य द्वारा होगा, लेकिन दो आपका स्थान ऐसे हैं जहाँ की विधि द्वारा किया गया अंतरण भी वैध होगा। तो आपका यूपीजे में पहले ही बताया गया था क्वेश्चन कि भार पर क्वेश्चन पूछा था चार्ज पर, चूंकि अध्याय 4 में ही है आपका 100 में परिभाषा, तो भार का प्रावधान अध्याय 4 में है, तो पूछ लेगा कि भार होता है पक्षकार के कार्य द्वारा, विधि की क्रिया द्वारा, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइए, क्योंकि आपका अपवाद 2 बताया जा रहा है, उसी अपवाद में ये भी है चार्ज भी। तो इस आपका 4 सेविंग क्लास दिया गया है। अब इसके बाद आपका जो अति महत्वपूर्ण निचली लाइन भी है और वह लाइन भी पूछी जाती है, देखिए, और इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की कोई बात। इस अधिनियम मतलब कौन सा अधिनियम चल रहा है टीपीए, दूसरे अध्याय सेकंड चैप्टर, तो तुरंत अब दिमाग में सेकंड चैप्टर बैठाना है। तो बताइए सेकंड चैप्टर किसके बारे में है, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में, ये चैप्टर 2 है। कहाँ से कहाँ तक बताया गया था, 5 से लेकर कहाँ तक 53A। चैप्टर 2 को कितने भागों में बांटा गया है, 2, एक चल और अचल दोनों, कहाँ से कहाँ तक 5 से लेकर 37 और 38 से लेकर 53A केवल किसके लिए, अचल। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल कैसे भरमाता है कि निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है चल अचल दोनों। अब आपको सेक्शन पकड़ना पड़ेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किस धारा में है, 35, और 5 से 37 तक तो चल अचल दोनों के बारे में है, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आपका दोनों संपत्तियों के मामले में क्या होगा, लागू। इसके बाद एक बार पूछा था लिस पेंडेंस, वाद लंबन का सिद्धांत, चूंकि 52 में है तो अब आपको दिमाग में ये रखना है कि 52 तो भाई 38 से लेकर किस ग्रुप में है, 53A तक में, तो लिस पेंडेंस का सिद्धांत किस प्रॉपर्टी में लागू होगा, चल की अचल की दोनों, केवल अचल। क्यों, क्योंकि 38 से लेकर कहाँ तक ये हैं आपका 53A के बीच में। अब आइए आपका फिर आगे हम बढ़ते हैं, और इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की कोई भी बात। अब दूसरा अध्याय यह न कहेगा कि नहीं बताया सर, यानी कि 5 से लेकर कहाँ तक 53A तक की कोई बात।
मोहम्मडन विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर या मोहम्मडन विधि के किसी नियम पर इफेक्ट नहीं डालेगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि धारा 5 से लेकर 53A तक में जो संपत्ति के अंतरण से संबंधित प्रिंसिपल दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, यदि इन सिद्धांतों में और पर्सनल मुस्लिम लॉ में टकराव होता है और अंतरणकर्ता मुस्लिम है और तो ऐसी दशा में अध्याय 2 वहाँ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कब अप्लाई नहीं होगा? जब वह मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोधी हो कि विरोधी न हो। हाँ, अगर विरोधी है तब तो भाई आपका पर्सनल लॉ लागू होगा। अब विरोधी नहीं है तो ये अध्याय 2 के प्रावधान भी किस पर लागू होंगे? मुस्लिमों पर। यानी कि आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ को सेविंग किया गया है, बचाया गया है। अब आपका क्वेश्चन का फिर 7वां क्वेश्चन हम आज बता रहे हैं जो जे में आया था। यही तरीका है कि जैसे ही कोई शब्द पढ़िए उस पर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि भाई यूपी जे भी आ जाएगी, आपका निश्चित तौर पे आना है, इसमें कोई शक नहीं है। आयोग ने सरकार को लेटर भेजा है, आपका 95 सीटें वापस कर दी हैं जो आयोग में पड़ी हुई थी आपका 1 साल से लगभग। और आयोग ने लेटर लिखा है कि जो भी जितनी भी और वैकेंसी हैं आप एक साथ भेजिए ताकि एक ही साथ सबकी परीक्षा कराई जाए। तो आशा है कि 300 से ऊपर ही वैकेंसी आ सकती है। 95 तो पहले से है ही, और जो प्रमोशन हुआ आपका कुछ दिनों पहले वो भी आपका जुड़ेगा, तो आ सकता है 300-400। एपीओ का जहाँ तक बात है, अब एपीओ में भी प्रमोशन हो गया है, लेकिन अब सरकार क्या करती है क्या नहीं वो अलग बात है। क्या वैकेंसी और बढ़ाएगी कि नहीं, क्योंकि जो हमारी सूचना है अभी यूपी एपीओ की 44 सीटें हैं, यानी कि लगभग 44 सीट हैं। तो आयोग ने वो भी वापस कर दिया है सरकार को, इसमें कुछ विसंगतियां हैं, आप सुधारिए और सुधार कर, क्योंकि आयोग भी सुधार नहीं सकता। विसंगतियां जो सरकार से आई हैं वैकेंसी, उसमें आयोग एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकता। जो आपका सरकार से आई हैं उसका पालन करना पड़ता है। तो उसमें कुछ विसंगतियां पाई गई तो आयोग ने लौटा दिया सरकार को कि ये समस्याएं हैं, इसको सुधार किया जाए और सुधार करके पुनः विज्ञापन हमारे यहाँ भेजा जाए। तो लेटरबाजी में समय लगता है, यहाँ से लेटर सरकार को गया, सरकार से लेटर आयोग को आएगा, आयोग थोड़ा मंथन 1 हफ्ता 10 दिन करेगा, तब आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा। यानी कि आपका हमें लगता है कि दिवाली बाद ही चांस है अब, क्योंकि मान के चलिए 20-25 दिन आपका हो सकता है, बहुत तेजी है तो 20 दिन लग जाए, लेकिन आपका 20-25 दिन इस प्रक्रिया में लग जाता है। तो हो सकता है कि दिवाली बाद एपीओ की वैकेंसी आए, तब तक हमें पूरी तरह आपका उत्तराखंड को ट्रायल में लेना है और उत्तराखंड के आधार पर यूपी एपीओ को क्या करना है, तैयार। भाई प्रयास ये करिए जो भी लोग पढ़ रहे हैं, ताकि आपका सबसे ज़्यादा फाइट इस समय अब प्री में है, और काफ़ी पढ़े हुए लड़के इंटरव्यू जे का इंटरव्यू दिए हुए लड़के बिहार एपीओ प्री से ही इस बार बाहर हो गए। तो आपको प्री को भी सतर्कता से चलना है, और आपका जब वैकेंसी आएगी तो वहीं 11 बजे से क्रैश कोर्स लगाया जाएगा। तो आप मेहनत करनी पड़ेगी, 11 से एक क्रैश कोर्स लगाएंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट रेगुलर
और 2 सब्जेक्ट भविष्य में क्या चलेगा, स्पेशल, क्योंकि भाई उस समय चलाना ही पड़ेगा 2 माह में, और 2 माह में आपका जे का 8-10 कानून समाप्त कर दिया जाएगा स्पीडी ट्रायल करके। तो आपका फिर देखिए आपका क्वेश्चन निकाला जाए, क्वेश्चन सेक्शन 35 पर बना था कि निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है हिंदुओं पर मुस्लिमों पर, आपका दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार्क कराइएगा, क्योंकि जो धारा 35 में टीपीए के डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है वह मुस्लिम विद का विरोधी नहीं है। अब आपको जहाँ जहाँ विरोधी होगा, अब एक और मॉडल चलना है, क्योंकि चूंकि ऐसा मॉडल यूपीजी एक बार आया है, तो अब जो मॉडल हमें चलना है कि सेक्शन 5 से लेकर और 53A तक के कौन से सेक्शन मुस्लिम विद के विरोधी हैं और कौन से नहीं हैं। अगर विरोधी हैं तो भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा, और विरोधी नहीं है तो वह उन पर भी ये क्या लागू होगी, टीपीए, यानी कि सेविंग की गई है। इसी के साथ आपका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की सेविंग की गई है एक सेक्शन और है, और इसी के साथ पढ़ा जाता है कोरिलेट करके 129, यानी कि सेक्शन 129 को भी कोरिलेट करना है। लिखवाते समय हम नीचे लिखवा देंगे। जो ये 122 से लेकर और 129 तक हिबा या गिफ्ट या दान का टीपीए में प्रावधान है, ये मुस्लिम विद पर मुस्लिमों पर लागू नहीं होगा, तो मुस्लिमों पर क्या लागू होगा, उनका पर्सनल लॉ। तो मुस्लिम विद में भी दान से भी क्वेश्चन बनता है, तमाम क्वेश्चन बनता है, आपका मूसा का सिद्धांत तमाम क्वेश्चन बनता है, तो बताया जाएगा। वो तो मुस्लिम लॉ में बताया जाएगा। आपका 1-2 कानून हो जाए तो फैमिली लॉ शुरू किया जाएगा, और फैमिली लॉ जब भी शुरू किया जाए तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पैरेलल शुरू किया जाए। उसका लाभ देखिए क्या होगा, एक तो आपका इंटरव्यू और एलएलएम स्तर के लिए पैरेलल तैयार हो जाएगा कोरिलेट करके, और दूसरा आप तुलना भी कर सकते हैं कि मुस्लिम विद में ये है तो हिंदू विद में क्या है, और एक साथ दोनों तैयार हो जाएगा। तो आपका भविष्य में 1-1.5 माह बाद अभी चल पाएगा भाई, क्योंकि अभी तो आपका जो जे आने वाले हैं तो थोड़ा 1-2 सब्जेक्ट क्या किया जाए, निकाला जाए। अब आपका 129, इसके बाद देखिए कल लिखवा जाएगा। 5 मिनट और देखिए, क्योंकि थोड़ा 10-10 मिनट क्लास भाई कम किया गया है। शाम को भी थोड़ा वही शरीर सही नहीं, आपका मौसम का असर है, देख ही रहे हैं। दवा आदमी रात में खाया, शाम को काफ़ी खांसी आ रही थी। पढ़ाते समय भी उसमें भी 40 से 45 मिनट का क्लास चला, क्योंकि नया बैच था, बरसाती में डक सक्रिय हो गए हैं। तो भाई हमें लगता है कि 2-4 दिन में दशहरा बाद शाम को ज़्यादा हो जाएंगे, सुबह आपका उतने ही रहेंगे, क्योंकि शाम को थोड़ा स्पेशल चलता है, स्पीड तेज रहती है, हल्का सा स्पीड तेज चलाया जाता है, क्योंकि पुराने ज़्यादा आते हैं, यानी कि जो पके पकाए आम हैं उनको केवल रिवीजन रोज कह रहे हैं और सर तेज चलाइए और तेज चलाइए, मैंने उनका मन ही नहीं मान रहा है। कई लोग शिकायत किए कि बहुत स्लो चल रहा है शाम को। है भाई, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने में समय लगता है, जब डेट आती है तब थोड़ा प्रेशर बढ़ता है। तो आइए धारा 3 की भूमिका बांध दिया जाए। कल आपका धारा 3 चलेगा। थोड़ा टीपीए भी स्पीड बढ़ाया गया भाई पिछली बार से। सेक्शन 3 से आपका 1 या 2 क्वेश्चन प्री में बनेगा, अब मेंस में भी बन रहा है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लाज है, यानी कि निर्वचन खंड है, या हम कह सकते हैं परिभाषा खंड। अब कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है, आजकल ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो 7 यानी कि 7।
अब 7 शब्दों को परिभाषित किया गया है और इसमें जो मुख्य परिभाषाएं हैं, जहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व पेपर में देखिएगा बहुत ज़्यादा बनता है, और वह आपका बनता है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति। लगभग एक क्वेश्चन सेट रहता है कि अचल संपत्ति से एमपी में तो निश्चित बनता है। दूसरा आपका नोटिस पर भी बनता है, सूचना। इसके बाद माने जो भी आपका 7 परिभाषाएं हैं, 7 परिभाषाओं से क्वेश्चन बन चुका है। तो हम प्रयास करेंगे कल से कि जितने क्वेश्चन पीटी में और मेंस में बने हैं, कल से माने कल ये पढ़ाया जाएगा धारा 3, तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। क्योंकि देखिए भाई, आपका नया क्वेश्चन कुछ बन रहे हैं, इसीलिए पुराना नोट्स आपको टीपीए वाला नहीं दिया गया, नया लिखवाया जा रहा है। क्योंकि पुराने नोट्स में अब कुछ कमी आ गई है, अब नए स्टाइल से पढ़ना और नया आपका क्वेश्चन भी लिखना है। भाई आपका 15 से 20 मिनट ब्रेक रहेगा, थोड़ा ब्रेक 5 मिनट बढ़ाया जा रहा है क्योंकि गला थोड़ा आराम मिले 10-15 मिनट, तब आपका एविडेंस चलेगा। एविडेंस में भी काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहा है, और न समझ में आए एविडेंस में तो उसको पूछ लिया करिए, सबसे कठिन भी चल रहा है थोड़ा। तो 15-20 मिनट का रेस्ट रहेगा लगभग, तब एविडेंस चलेगा।